नमस्कार दोस्तों। इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में देश या दुनिया को पता ना हो। बात करें उस समय की जब तभी तभी इंडिया आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे भी एक कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था जिसको हम आज के समय पे NH-219 के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक रोड को लेके था और इस चीज में नेहरू जी भी इन्वॉल्व हो चुके थे और बायलैटरल टॉक्स के जरिए इस चीजों को सुलझाया गया था। बात करें 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले डोकलम रीजन में जो हुआ था उसको लेके भी काफी ज्यादा बात चर्चे में आई थी। और बात करें आज के समय पे, तो लद्दाख में जो हो रहा है उसको लेके भी काफी ज्यादा चर्चे में है सभी चीजें। माना जाता है 5,000 ऐसी ट्रुप्स चाइना ले आया है लद्दाख पे, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है और दूसरे एक टेरिटरी में चाइना घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा भी शंका जाता जा रहा है इंडियन टेलीविजन के थ्रू कि एक बड़ा जंग हो सकता है। लेकिन अगर हम पास्ट कुछ ईयर्स की ऐसे इवेंट्स को देखें तो कहीं पे भी जंग नजर नहीं आई। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी ठोस कदम देखने के लिए नहीं मिला जैसा कि पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर घर पे घुस के मारना या फिर कैंप्स को तबाह कर देना। क्या इंडियन गवर्नमेंट ये सभी चीजें पाकिस्तान के लिए ही कर सकता है? क्या चाइना के लिए नहीं हो सकता? क्या हमारा खरीदे हुए राफेल या फाइटर जेट्स की मुंह हमेशा पाकिस्तान की ओर ही रहता है, कभी चाइना की ओर नहीं रहता? फाइटर जेट्स हम डिप्लॉय कर देते हैं, फिर भी अटैक क्यों नहीं करते हैं चाइना के ऊपर? और चाइना क्या इन बातों को सोच के समझ के जानते हुए ही ये सभी कार्य को करता है? तो इन चीजों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। वैसे तो जो एक आम व्यक्ति है वो ज्यादातर 3 प्रश्नों के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा चाइना करता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों एक ठोस कदम उठा के जवाब नहीं देता। दूसरा एक प्रश्न है कि चाइना को अपने पड़ोसी के साथ ऐसा बुरा रिलेशन रख के क्या मिल जाता है। इंडिया के साथ ही बात नहीं है, बात करें ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, तो ज्यादातर देशों के साथ चाइना की कुछ खास बनती नहीं है जो उसके आसपास में है, सिवाय पाकिस्तान के। और फाइनली आंसर में आए, जो क्वेश्चन भी है वो है एक्चुअली इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, जिसका जवाब आप काफी आसानी से अपनी मेड इन चाइना की फोन से, जो चाइना पे है सर्वर्स, उनकी मदद से आप लिख देते हो अपने व्हाट्सएप में #boycott_China। आज ये चीज इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि मेरे दोस्त ऐसे सिंपली कागज को पकड़ रहे हैं, एक प्रिंट करके मेड इन चाइना बॉयकॉट और व्हाट्सएप या फेसबुक पे दे रहे हैं। सुबह से करीब करीब 500 ऐसे मेरे फ्रेंड्स या फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ऐसी फोटो खींच के मेरे को टैग किया है अपनी पर्सनल जो प्रोफाइल है उसमें। तो ये क्या एक्चुअली में सॉल्यूशन है? क्या बॉयकॉट किया जा सकता है चाइनीज प्रोडक्ट्स को, और किस हद तक किया जा सकता है? तो सबसे पहले ये जो सरकार की ठोस कदम है या हमारी आर्मी को जो चीज रोक रहा है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें इंडिया चाइना बिजनेस एंड पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो हमें इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है, एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिला है। कभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं चाइना, कभी चाइना का आ जाते हैं इंडिया, कभी प्रधानमंत्री की घर पे बैठ जाते हैं, तो कभी केरला चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते रहे हैं, काफी बिजनेस डील या इन्वेस्टमेंट की बातें होती रही है, लेकिन इसके बीच में चाइना बाजी मार गया है। बात करें चाइना की एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया में उसकी, तो 68 बिलियन से 70 बिलियन डॉलर के आसपास ये रकम बैठता है। और इसको परसेंटेज में देखें तो चाइना का कुल 3% है जो चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। और यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो $16 से $17 मिलियन की आसपास जो रकम है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। और इंडिया की इस एक्सपोर्ट को परसेंटेज में देखें इंडिया की जीडीपी की स्केल से, तो 5% के आसपास ये बैठता है। यानी साफ साफ तरीके से चाइना सरप्लस में है। ये सरप्लस क्या है? सरप्लस एक्चुअली एक सीधा सा चीज है जो इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को या इस टर्म को। यानी ये समझाता है कि आप ज्यादा चीजें बेच रहे हो और कम चीजें खरीद रहे हो। यानी दूसरे की डिपेंडेंसी आप अपने ऊपर ज्यादा बढ़ा रहे हो उस समय पे जिस समय पे उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। चाइना से इंपोर्ट होने वाले इंडिया में जो जरूरी चीजें हैं उनमें से काफी ज्यादा मात्रा में माइक्रो प्रोसेसर्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन जैसी चीजें शामिल होता है। अब हमारा सरकार बिल्कुल हमारे घर के उन लोगों की तरह है जो इतना ज्यादा आलसी बन चुका है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट के चक्कर में मॉल में जाके एक हेडफोन तक खरीदने की क्षमता नहीं रखते। तो हमारे सरकार ने भी कुछ ऐसा किया, जब इजी एक ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल था जो कि था चाइना, तो उन्होंने अलग अलग विदेशी कंट्रीज को देखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं और इनका एक ऑल्टरनेटिव मौजूद रखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और ऐसे में हमारा ये रुख इतना ज्यादा मिनिमलिस्टिक था या एक तरफा था कि हमने डायरेक्टली कभी ताइवान के सफर किया ही नहीं, या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कभी ताइवान जाने के बारे में सोचा ही नहीं।
अगर चाइना नाराज हो जाए तो शायद यही एक सोच हो सकता है इसके पीछे। तो हमने कभी भी अपनी ऑल्टरनेटिव्स को मौजूद नहीं किया और ना ही अपने देश की जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको पीछे से सपोर्ट किया या फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया। अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो आपको याद होगा 7-8 महीने पहले ही शक्ति एक प्रोसेसर से जिसको डेवलप किया था हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने, जो एक माइक्रो प्रोसेसर से और शायद कुछ बड़े नैनोमीटर में बेस है, तो वो कुछ पावरफुल है तो नहीं स्नैपड्रैगन या इंटेल या एएमडी के प्रोसेसर्स जैसा, लेकिन हाँ छोटे मोटे काम वो कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन की ब्रेन के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, या छोटे मोटे टेलीविजन रेगुलेटर की तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसका कुछ अता पता नहीं है कि उस प्रोसेसर्स के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। और इन प्रोसेसर्स को मेक करने के लिए जो मशीन चाहिए, एक्चुअली उसका भी कोई क्लियर कट हिसाब नहीं है कि इंडिया में ऐसा मशीन एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ पे इंडियन सरकार अगर कोई भी ऐसी अग्रेसिव स्टेप उठा ले चाइना के अगेंस्ट, तो दो तरफा नुकसान हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को। और इन धक्के को शायद संभालने के लिए इस समय पे हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो, एक तरफ जैसे ही हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को सरकारी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बैन करने के बारे में सोचेंगे या करेंगे, तो चाइना भी हमारा जो ये 5% यानी 16 से 17 बिलियन डॉलर की जो प्रोडक्ट है जो चाइना में भेजी जाती है उसको भी बैन करेगा। साथ ही साथ इन चीज़ों में बैन लगाते ही बैन हो जाएगा वो 40% लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कि चाइना से इंडिया इंपोर्ट होता है, और आज के समय पे इंडिया के पास उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। इंडिया भी चाइना को कुछ मेडिसिन भेजता है जो कि जेनेरिक मेडिसिन है, जो विश्व की किसी भी और बाजार से चाइना उठा सकता है या खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब बात यहाँ पे है, चाइना ऐसा करता क्यों है? कोई ऐसा इंसान जिसका एक पड़ोसी अच्छा है उससे कुछ लेना देना है नहीं, अगर वो मानसिक तौर पे बीमार नहीं होगा तो वो अपने पड़ोसी की ओर देखेगा भी नहीं, एक सुकून और शांति से भरा हुआ जिंदगी जीना चाहेगा। तो चाइना ऐसा करता क्यों है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, या फिर जो माओइस्ट सोच है चाइना में, जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती है चाइना में, उनको समझना पड़ेगा। मॉडर्न डे चाइना जिसको आप देखते हो वो पूरी तरीके से ऐसा पहले से नहीं था। चाइना अपनी आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज है उसको दिलासा देके या भरोसा देके पहले तो उनकी जमीन हड़प लेता था, फिर उनकी कल्चर और सभ्यता को पूरी तरीके से खत्म करके डिक्लेयर कर देता था चाइना की यूनियन टेरिटरी होता है वो कंट्रीज। और ऐसे करते 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 माओइस्ट और कम्युनिस्ट जो सोच होते हैं उसने इतना बड़ा एक चाइना को आज के समय पे फॉर्म कर लिया है, और ये सोच चाइना छोड़ नहीं सकता। और चाइना में कम्युनिज्म इतना ज़्यादा है कि आप जानते हो वहाँ का गूगल अलग है, फेसबुक अलग है, ट्विटर तक अलग है। वहाँ का जो सर्वर्स है उसको प्रोटेक्ट करता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम की एक फायरवॉल, जिसको क्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है और जिसको वीपीएन से भी बाईपास नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ चाइना की हिस्ट्री है कि दूसरे के ज़मीन पे प्यार से, लालच से, जब ना हो तब ताकत इस्तेमाल करो और हड़प लो। और इंडिया की केस में ये चीज़ थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बात करें ताकत की तो इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट अगर होता है और वो वॉर में कन्वर्ट होता है तो दोनों तरफ की इंडस्ट्री, देश को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचेगा, और जो तबाही आएगा वो तो ना इंडिया सरवाइव कर पाएगा ना चाइना सरवाइव कर पाएगा। चाइना के लिए उस चीज़ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा एक सिस्टम, इतना बड़ा एक इकोनॉमी बिल्ड करने के बाद फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इंडिया के लिए भी सेम सिचुएशन होगा। तो चाइना ने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलने के बारे में सोचा, और इसके तहत उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी चाइना के ऊपर, और फिर धीरे धीरे ऐसे कन्फ्लिक्ट को बढ़ाता रहा है ताकि इंडिया कुछ बोल ना सके। अब इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट कितना ज़्यादा समझा है वो तो नहीं पता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है हर 5 साल में बदल जाता है, 10 साल में बदल जाता है, जिसके वजह से कोई भी एक पॉलिसी ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं हो पाता। शायद ये एक लूप होल रह जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन है उसको धीरे धीरे हड़प ले। ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हैशटैग बॉयकॉट चाइना लिखने से ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, आज के समय पे हैशटैग बॉयकॉट चाइना लिख के कुछ कपड़े या घर की कुछ इक्विपमेंट्स आप अगर जला देते हो तो अल्टीमेटली चाइना का नुकसान नहीं है। आपने पैसे देके खरीदा था, चाइना वो माल बेच के कब का निकल चुका है, उसको उसका पैसा भी मिल चुका है। जो अल्टीमेट नुकसान हुआ वो आपका हुआ है। आज की डेट पे इंडिपेंडेंटली इंडिया मेड कोई फ़ोन ऐसा होगा और जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स इंडिया का लगा हुआ होगा, ये कहना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपोनेंट्स है जैसे कि बैटरी, कैपेसिटर, केस डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग, ये सभी चीज़ें आज के समय पे भी इंडिया पे कॉमन तो छोड़िए होता भी नहीं है।
और कुछ चीज़ें ऐसी छोटी मोटी है जो होता भी तो उतने लार्ज स्केल पे नहीं होता है कि खुद की ज़रूरतों को मिटाते हुए भी दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इंडिया के लिए एक सॉल्यूशन ये हो सकता है धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंसी खत्म करना, यानी जो छोटे मोटे देश है जो इन चीज़ों को बना सकता है, जैसे जापान, कोरिया, ताइवान, ऐसी कंट्रीज की ओर अपनी रुख करना और धीरे धीरे चाइना से जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना और उन कंट्रीज से इंपोर्ट को बढ़ाते जाना और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना। दूसरा एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑप्शन है इस समय पे इंडिया के पास, जो कि है हांगकांग। चाइना कई बार ऐसा करता है कि अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम दिखाने के लिए इंडिया के मुकाबले वो हांगकांग के थ्रू अपना माल को भेजता है और जिसके थ्रू जो चाइना का ट्रेड डेफिसिट है उसको कई हद तक एडिट कर पाता है या कंट्रोल कर पाता है और अपना जो सरप्लस है उसको थोड़ा और कम दिखा देता है। तो ऐसे में हांगकांग इस समय पे एक ऐसी स्थिति पे है जहाँ पे वहाँ पे कई सारी चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट निकल के आ रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा एक इशू है कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी। तो ऐसे में इंडिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वो कूटनीतिक स्तर पे इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है और इंटरनली चाइना के अंदर एक कन्फ्लिक्ट को बना सकता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए और शायद थोड़े टाइम के लिए चाइना का अटेंशन इस साइड से खींच सकता है अलग एक साइड पे। इसमें कोई शक नहीं कि 70 सालों में हमारे देश ने जेनेरिक मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सफलता पाई है, लेकिन अब समय बदल चुका है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसकी क्षेत्र में भी इंडिया को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कंपनीज है उसको आगे निकल के आना होगा। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने की जो फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ सके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा माहौल बन सके। R&D सेंटर्स थोड़े अलग चीज़ होते हैं, यहाँ पे रिसर्च होता है अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग चीज़ों के लिए, जहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नई चीज़ बनाने के लिए टेस्टिंग की जाती है और जहाँ पे इनोवेशन होगा वहाँ पे फैक्ट्रीज या साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से पनप सकता है क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट और एक माहौल मिलेगा। इसके थ्रू कंपनीज भी इंडिया में आने के लिए तरसने लगेंगे। साथ ही इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उसको भी बदलना पड़ेगा। हमारे जो बैंक्स है वो काफ़ी फोकस होते हैं उन बिजनेस को ज़्यादा फंड देने में जो बिजनेस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। स्टार्टअप्स के और हमारा कुछ ज़्यादा रुझाव नहीं होता है और इसी का फ़ायदा चाइना उठाता है। जो इंडियन बिजनेस है जिनका फाउंडर इंडियन से लेकिन उनकी एक्चुअली इन्वेस्टर्स देखे जाए तो ज़्यादातर एप्लीकेशन सर्विसेज का इन्वेस्टर्स चाइना निकलता है और ये जो सर्विसेज है आज के समय पे इसका वर्थ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बात करो वो होटल्स की, जोमेटो की, तो ऐसे में अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाइना का है, यानी खाना आप खा रहे हो उसका प्रॉफिट मिल रहा है चाइना में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को। तो सोच सकते हो इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बैठा चुका है चाइना इंडिया में। तो इन चीज़ों को तोड़ना होगा और हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट करना होगा ऐसे स्टार्टअप्स को, तब जाके एक इंडिपेंडेंट इंडिया बन पाएगा, तब जाके एक्चुअली में हम लोकल पे वोकल हो सकते हैं। तो चलो भाइयों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मैं कहता हूँ अलविदा। डिस्क्रिप्शन को चेक करो, एक लिंक मिलेगा जहाँ पे एक आर्टिकल मिलेगा आपको और वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो कौन सी ऐप है, उसमें कितना $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, ढिमाका फलाना, सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और दूसरा एक और चीज़ है कि एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है हमने जहाँ पे आपके लिए भी पोस्ट ओपन है, यानी आप भी पोस्ट कर सकते हो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे और मैं उन चीज़ों को खुद भी देखूंगा और दूसरों को भी देखने के लिए उत्साहित करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट का भी मज़ा ले सकते हो जो शायद मैं यूट्यूब पे कभी भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब में आई नो आप सभी को पता होगा कि कॉपीराइट का कुछ मसला होता है। तो इन चीज़ों की वजह से वो फेसबुक पेज सबसे बेहतरीन है, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलिए कुछ अलग और कुछ यूनिक देखने के लिए।